आपको याद होगा कि आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान में ये बहस हो रही थी कि अगर भारत ने हमारा पानी रोक दिया तो हम उनसे जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज देखिए हालात बिल्कुल इसके बरक्स हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब हमें नज़र आ रहा है। इस सैलाब के नतीजे में हुकूमत हमें बता रही है कि 800 से ज़ायद लोग जाँ भाग हो चुके हैं, हंड्रेड्स बल्कि थाउजेंड्स की इंजरीज़ हो चुकी हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा है। पंजाब के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 1600 से लेके 2500 घर तकरीबन डैमेज हो चुके हैं और 500 से लेके 800 से ज़ायद घर और बिल्डिंग्स टोटली तबाह हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स सड़कों की तबाह हो चुकी है। 150 से ज़ायद ब्रिजेस तबाह हो चुके हैं और अकेले खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 10 बिलियन रुपए की रकम दरकार है सूरत हाल को और चीज़ों को ठीक करने के लिए। इसके अलावा हमने देखा है कि लाखों की तादाद में लाइव स्टॉक को मूव भी करना पड़ा है और हज़ारों की तादाद में लाइव स्टॉक का नुकसान भी हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट तब्दील हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल मेल्ट्स, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ये बात गलत नहीं है, दुरुस्त है ये बात। हम ये देख रहे हैं कि जो मॉनसून रेनफॉल हमें मिलती है उसमें 10 से लेके 22% इजाफा है। हम इसके साथ साथ ये देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट होते हैं और मेल्ट होने के बाद फ्लैश फ्लड्स, ऐसे तेज़ सैलाब पैदा कर देते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि क्लाउड बर्स्ट जैसे इवेंट्स पैदा हो रहे हैं, जिसके अंदर कि बहुत तेज़ी से बारिश के नतीजे में सूरत हाल बिगड़ती चली जाती है और सैलाब और फ्लैश फ्लड्स मुमकिन हो जाते हैं। मगर जो इंसानी नुकसान है उसमें हम इंसानों का भी कुछ किरदार है, हम पाकिस्तानियों का भी कुछ किरदार है, और वो ये कि बहुत सारे लैंड इश्यूज़ हैं। जिस तरह के हमने अपनी ज़मीन को डिफॉरेस्ट किया है, जिससे लैंडस्लाइड्स पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। हमारे यहाँ पुअर अर्बन ड्रेनेज है, यानी शहरों के अंदर जब पानी खड़ा होता है तो वो बाहर ही नहीं निकलता। ये सब कुछ हमने ख़ुद किया है। हमने बहुत सारी हाउसिंग नालाज के ऊपर और रिवर बेड्स के ऊपर बना दी है, जिसके नतीजे में पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और हमने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या वार्निंग सिस्टम भी नहीं बनाया जिसके नतीजे में हम लोगों को महफूज कर सकें। दुनिया के तमाम इंसानों ने कुदरत में ही रहना है, कुदरत के साथ ही रहना है। और अगर हम ये बात नहीं समझेंगे कि हम किस किस्म की जियोलॉजिकल कंडीशंस में रह रहे हैं, किस किस्म की जियोग्राफिकल कंडीशंस में रह रहे हैं, किस किस्म की क्लाइमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, किस किस्म की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उस वक्त तक हम अपना बेहतर ख्याल नहीं रख सकेंगे। मैंने ये देखा है और अपने पीएचडी थीसिस में भी लिखा था कि कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अहम एनालिसिस दिया। कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि ज़माना कदीम से एशिया की हुकूमतों में हमेशा 3 डिपार्टमेंट कम से कम हुआ करते थे। पहला डिपार्टमेंट फाइनेंस का था, जिसको मार्क्स कहता है द प्लंडर ऑफ द इंटीरियर, यानी अंदरून मुल्क के अंदर लूट मार। दूसरा है जंग का डिपार्टमेंट, यानी कि प्लंडर ऑफ द एक्सटीरियर, दूसरे मुल्कों की लूट मार। और तीसरा जो कि बहुत ही अहम है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। मार्क्स लिखते हैं कि एशिया के अंदर क्लाइमेट और टेरिटोरियल कंडीशंस कुछ इस किस्म की हैं। ख़ास तौर पे अगर आप वो सहरा की ज़मीन देखें जो सहारा से शुरू होती है, फिर अरेबिया के थ्रू क्रॉस करते हुए पर्शिया, इंडिया, टार्टरी यानी कि सेंट्रल एशिया, और फिर एलिवेटेड एशियाटिक हाईलैंड्स तक पहुंचती है, तो इस पूरे इलाके के अंदर आर्टिफिशियल इरिगेशन बाय कनाल्स और वाटर वर्क्स बहुत ही ज़रूरी था। बल्कि मार्क्स कहता है ये बेसिस ऑफ ओरिएंटल एग्रीकल्चर था। यानी कि इस पूरे इलाके के अंदर जो सहारा से शुरू होता है और चीन तक जाता है, सेंट्रल एशिया, चाइना तक जाता है, ये इंतहाई ज़रूरी था कि आर्टिफिशियल मैन मेड इरिगेशन की जाए। मार्क्स लिखते हैं, एज इन इजिप्ट एंड इंडिया इनंडेशंस आर यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग द सॉइल इन मेसोपोटामिया, पर्शिया एक्सेट्रा। एडवांटेज इज टेकन ऑफ अ हाई लेवल फॉर फीडिंग इरिगेटिव कैनाल्स। इजिप्ट में भी ये सच है, इंडिया में भी ये सच है। इराक, मेसोपोटामिया, पर्शिया, इन सारी सिविलाइजेशंस को जब आप देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि इन सिविलाइजेशंस में ज़राअत का शोबा तभी मुमकिन था कि जब इंसानों ने कनाल्स का पूरा एक सिस्टम बनाया। उसके बगैर इन इलाकों के अंदर ज़राअत मुमकिन नहीं थी। तो मार्क्स कहता है कि ये जो ज़रूरत थी, एक माशी ज़रूरत भी थी कि पानी को हमने मिलकर इज्तमाही तौर पे इस्तेमाल करना है।
जहाँ पे यूरोप के अंदर, फ्लांडर्स के अंदर, इटली के अंदर इसके नतीजे में प्राइवेट प्रॉपर्टी पैदा हुई ज़मीन में, तो यहाँ ओरिएंट के अंदर यानी ईस्ट के अंदर यानी एशिया के अंदर बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ पैदा हुई, और वो थी द इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रलाइजिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये काम एक हुकूमत को करना था कि हमने इरिगेशन के सिस्टम को डेवलप करना है, और ये एशिया को और यूरोप को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा करता है और डिफरेंट किस्म की रियासतें भी बनाता है। मार्क्स लिखते हैं, हेंस एन इकोनॉमिकल फंक्शन डिवॉल्व्ड अपॉन ऑल एशियाटिक गवर्नमेंट्स द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक वर्क्स। यानी यूरोप के अंदर ये फंक्शन हुकूमत नहीं करती थी, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनको बारिश से पानी मिल जाया करता था अपनी ज़राअत के लिए। जबकि एशिया के अंदर ये काम हुकूमतों को पूरा करना था, और इसकी वजह से एक पूरा डिपार्टमेंट आज से नहीं, पुराने ज़माने से एशिया की गवर्नमेंट्स में कायम रहा। मार्क्स लिखते हैं, दिस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन ऑफ द सॉइल डिपेंडेड ऑन अ सेंट्रल गवर्नमेंट and immediately decayed with the neglect of irrigation and drainage explains the otherwise strange fact that we now find whole territories barren and desert that were once brilliantly cultivated, as Palmyra and Petra, the ruins of Yemen, and large provinces of Egypt, Persia and Hindustan. इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये काम हुकूमत ने करना था और ख़ास तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को निगलेक्ट करती थी और इस काम को पूरा नहीं करती थी, तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आता है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े शहर थे, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें थीं, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, पूरे सूबे थे, जो कि एक वक्त के अंदर बिल्कुल ब्लूम कर रहे थे। वहाँ पे बड़े बड़े शहर आबाद थे, और फिर किसी और वक्त में वो बिल्कुल सहरा बन गए। उसकी वो एग्जांपल्स देता है, पेट्रा की एग्जांपल्स देता है, यमन, इजिप्ट, पर्शिया, हिंदुस्तान में कहता है कई ऐसी मिसालें मिलती हैं। बल्कि वो ये भी कहता है कि कोई एक आध जंग भी हो जाए, तो जंग के नतीजे में जब हुकूमत तबाह हो जाए, तो हुकूमत की तबाही के नतीजे में वो वाटर वर्क्स तबाह हो जाते हैं, और उसके नतीजे में पूरी की पूरी कंट्री डीपॉपुलेट हो जाती है, और उसकी पूरी तहजीब भी तबाह हो जाती है। यानी हमारी तहजीब में सेंट्रल गवर्नमेंट का, हुकूमत का एक सबसे अहम किरदार है ही ये कि उसने इरिगेशन के सिस्टम को डेवलप करना है और कायम रखना है। मार्क्स मज़ीद लिखता है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा पीरियड था, तो उन्होंने एशियाटिक गवर्नमेंट से, एशिया के अंदर हुकूमतों से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस भी ले लिया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी ले लिया, यानी टैक्स भी खूब लगाए, जंग भी खूब की, मगर उन्होंने पब्लिक वर्क्स को टोटली निगलेक्ट किया। उन्होंने यहाँ के इरिगेशन सिस्टम को उस दौर के अंदर टोटली निगलेक्ट किया, और इसके नतीजे में मसला ये बना कि क्योंकि ब्रिटिश को आदत थी कि वो फ्री कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ लेज़े फेयर के हिसाब से पूरा सिस्टम चलाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी लेज़े फेयर निज़ाम के तहत चलाने की कोशिश की, और इससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई। मगर एशियाटिक गवर्नमेंट्स में ये अक्सर देखा गया कि जब अच्छी हुकूमतें आती हैं तो वो अपने इरिगेशन सिस्टम को ठीक कर लेती हैं, और फिर वो पूरी सिविलाइजेशन जो है डेवलप करनी शुरू हो जाती है। जब बुरी हुकूमतें आती हैं तो वो अपने पब्लिक वर्क्स को ठीक नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी तहजीब ही तबाह हो जाती है। मार्क्स लिखता है, देयर द हार्वेस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू गुड और बैड गवर्नमेंट एज दे चेंज इन यूरोप विद गुड और बैड सीजन्स। यानी यूरोप के अंदर अच्छा या बुरा सीज़न हो तो फिर उसके नतीजे में सिविलाइजेशन डेवलप होती है, कम होती है, और यहाँ पे हमारे खित्ते के अंदर अगर हुकूमत अच्छी हो तो ज़राअत का शोबा डेवलप होता है, और ज़राअत का शोबा अगर डेवलप होता है तो फिर पूरी सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। मार्क्स लिखता है, ये जो ज़रूरत थी कि इरिगेशन के निज़ाम को आर्टिफिशियली मेंटेन करना था, इसके नतीजे में एशिया और ख़ास तौर पे वो कहते हैं इंडिया और इजिप्ट के अंदर रियासत पर एक जो नई जिम्मेदारी पैदा हुई, वो थी कम्यूनल एक्शन की, इश्तराकी काम की, इकट्ठे मिलकर काम करने की। और इसी नतीजे में एक निज़ाम पैदा हुआ यहाँ पे, जिसको वो नाम देता है द इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन द विलेज सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जो निज़ाम पैदा हुआ वो यूरोप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस निज़ाम के अंदर वो कहता है छोटी छोटी बहुत सारी कम्युनिटीज़ पैदा हुई, इंडियन कम्युनिटीज़, आप इसको विलेज कम्युनिटी कह लें, पिंड कह लें, जहाँ पर ओनरशिप ऑफ लैंड यानी ज़मीन की मलकियत कॉमन थी, इश्तराकी थी। यहाँ पे निजी मलकियत ज़मीन की नहीं हुआ करती थी,
और मज़ीद इस सिस्टम का फ़ीचर था कि इसमें एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट दोनों को ब्लेंड किया हुआ था, यानी कि इकट्ठे किया जाता था। और मज़ीद ये यहाँ पे एक अनऑल्टरेबल डिवीज़न ऑफ लेबर कायम की गई, यानी कि काम की ऐसी तकसीम जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसको हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। कास्ट सिस्टम के अंदर आप जो काम की तकसीम है, मेहनत की तकसीम है, उसको तब्दील नहीं करते। और इसी की बुनियाद पे वो कहते हैं कि वो प्लान बन गया और लॉ ऑफ सोशल रिप्रोडक्शन बन गया कि जहाँ पर भी हम नई आबादी कायम करेंगे, इसी प्लान के तहत, इसी डिवीज़न ऑफ लेबर के तहत, इसी विलेज कम्युनिटी के तहत, और एक ऐसी हुकूमत भी साथ उसके बनाएंगे जो कि हमारे पब्लिक वर्क्स का ख्याल रखेगी, वाटर का ख्याल रखेगी। इस सारी बात से हमें नतीजा क्या अख़ज़ करना चाहिए? नतीजा ये अख़ज़ करना चाहिए कि हमारी हज़ारों सालों की तारीख़ इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है कि अगर हुकूमत इरिगेशन को ठीक तरह से मैनेज करे तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आगे की तरफ बढ़ती है, और अगर हुकूमत इरिगेशन को, पानी को, वाटर को बुरी तरह से मैनेज करे तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पीछे की तरफ चली जाती है। हम आबपारी के मामले को फ्री मार्केट पर नहीं छोड़ सकते। ब्रिटिश ने शुरू के पीरियड में फ्री मार्केट पर इस सारे मामले को छोड़ा, जिससे तबाही और बर्बादी हुई। और बाद में ब्रिटिश क्योंकि चाहते थे कि यहाँ से ज़्यादा टैक्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा माल वो कमा सकें, तो उन्होंने ख़ुद भी फिर कनाल्स वगैरह बनानी शुरू की। तो लिहाजा बात यह है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हमारे इरिगेशन के प्रॉब्लम को हल ना तो कर सकता है, ना उसने कभी किया है, बल्कि वो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में और उसके साथ साथ मज़ीद जो फ्लड प्लेन्स, नेचुरल फ्लड प्लेन्स हैं, उसके अंदर गलत कंस्ट्रक्शंस, डिफॉरेस्टेशन वगैरह के नतीजे में हमारी तहज़ीब के हालात को मज़ीद और ख़राब कर देगा। हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है तारीख़ी एतबार से, हमारे क्लाइमेट के एतबार से, कि रियासत एक कलीदी किरदार अदा करे पब्लिक वर्क्स में और वाटर वर्क्स में। इसके बग़ैर हमारी तहज़ीब तरक्की नहीं कर सकती। वो इकोनॉमिस्ट जो शिकागो स्कूल से पढ़ के आते हैं और फिर हमें मैथमेटिकल किस्म के ग्राफ्स दिखाते हैं और कहते हैं कि जी ये सबसे अच्छा निज़ाम है, प्राइवेट कैपिटलिज़म ही सबसे अच्छा निज़ाम है, दर हकीकत हमारी तारीख़ से, हमारे क्लाइमेट से, हमारी टेरिटरी से टोटली आशना नहीं है। उनको ये बात समझ ही नहीं आई अभी तक कि हमारी दर हकीकत तारीख़ ही हमें कंपेल करती है कि रियासत इरिगेशन के सिस्टम को, एग्रीकल्चर के सिस्टम पर को लुक आफ्टर करे, इरिगेशन को डेवलप करे, फ्लड वर्क्स को डेवलप करे, इन तमाम वाटर की मैनेजमेंट को डेवलप करने का किरदार बुनियादी तौर पे रियासत का किरदार है, रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये प्राइवेटली फ्री मार्केट से हो ही नहीं सकता। सिटीजन्स तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि पैसे इकट्ठे किए और फ्लड रिलीफ के लिए भेज दिए। मैंने भी पैसे इकट्ठे किए, मेरी फैमिली, मेरी बेटियों ने भी पैसे भेजे हैं। मज़दूर किसान पार्टी के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। आप भी उनको पैसे ज़रूर भेजिएगा, मगर ये सलूशन नहीं है। चीन के अंदर, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की हुकूमत है, जिन्होंने मार्क्स को खूब पढ़ा है, इस बात को वो अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही अहमियत रखता है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि माओ के पीरियड के अंदर आपको नज़र आएगा कि ग्राफ जीडीपी की ग्रोथ का ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1960s के बाद 70s, 80s, 2000 के पीरियड के अंदर जैसे आप जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये जो ऑसिलेशन है, ये जो ऊपर नीचे जाने वाला अमल है जीडीपी का, ये कम होता चला जाता है और फिर बिल्कुल ये फ्लैट हो जाता है। इसके फ्लैट होने की वजह क्या है? एक तो वजह ये है कि चाइना के अंदर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स हैं, वो हुकूमत कंट्रोल करती है, इसमें कोई शक नहीं। मगर फिर पहले ऑसिलेशन क्यों हो रही थी माओ के पीरियड के अंदर? ऑसिलेशन की मेन वजह थी वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न यानी कि फ्लड्स के साइकिल के नतीजे में चाइना के एग्रीकल्चर के अंदर ऊपर नीचे जीडीपी की ग्रोथ होती थी, जिसके नतीजे में पूरी इकोनॉमी पे एक असर होता था। चाइना ने सबसे पहला काम माओ के पीरियड में ये शुरू किया। इनफैक्ट ये काम एक बहुत बड़े पैमाने पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड में भी किया गया कि उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले अपना वाटर सिस्टम ठीक करेंगे, हम वाटर मैनेजमेंट ठीक करेंगे, इसके बगैर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती।
लोग तो आपको ये सबक सिखाएंगे कि जी जब उन्होंने ओपनिंग आप की थी तो सब ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया, देंग शॉपिंग के पीरियड में कमाल हो गया। दिस इज़ नॉनसेंस। उन्होंने चाइना की हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो प्रोपेगेंडे का शिकार है, रियलिटी वो देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और इनफैक्ट उनको पता ही नहीं है चाइना का क्लाइमेट या एशिया का क्लाइमेट किस तरह इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को। चाइना ने सबसे पहला काम किया ही है कि उन्होंने अपने वाटर वर्क्स को डेवलप किया, और जब उनके वाटर वर्क्स डेवलप हो गए तो आप देखें कि उनका ग्रोथ रेट स्टेबलाइज भी हो गया और उनका बहुत हाई ग्रोथ रेट भी इसी के नतीजे में हुआ। तो पाकिस्तान भी इससे सबक सीख सकता है। पाकिस्तान को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जनाब ये बात तो ठीक है कि आप एक सखी दिल इंसान हैं और आप पैसे भेज रहे हैं, हमने भी भेजे हैं और आप भेजते रहें सैलाब की रिलीफ के हवाले से। वेरी गुड वर्क, एक्सेलेंट, ये आप करते रहें। इसके साथ साथ आपकी हुकूमत शोर शराबा कर रही है कि देखें जी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ एमिशन जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके नतीजे में हमारा सत्यानाश हो रहा है। हाँ जी, ये शोर शराबा करते रहना चाहिए, हुकूमत को भी और हम भी करते रहें। हुकूमत तो इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करती है कि वो कहती है बैनुल अक़वामी एजेंसीज़ को कि जी हमें रिलीफ दें, हमें रिलीफ दें। वो रिलीफ फिर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मगर असल मामला ये है कि जब भी आप रिलीफ पे रिलाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक बैंडेज लगा रहे हैं, आप मरहम पट्टी कर रहे हैं, जो असल मामला है उसको हल नहीं कर रहे हैं। हल करने के लिए मैं आपको 5 सॉल्यूशंस बताता हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर कभी बाएं बाजू की हुकूमत आए तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी पर यही करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि बड़े बड़े डैम्स और रिजर्वायर पे तो बहुत तनकीद हो चुकी है, इन्वायरमेंटलिस्ट ने भी तनकीद की है और भी इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल तौर पे सिंध और पंजाब के दरमियान इख्तलाफात भी इस पर मौजूद हैं। मगर स्मॉल स्केल डैम्स और मीडियम स्केल डैम्स और रिजर्वायर पर उस तरह से तनकीद ना तो इन्वायरमेंटलिस्ट करते हैं और ना दूसरे लोग करते हैं। ये जो छोटे छोटे डैम्स हैं ये बहुत ही मुफीद हैं। ये सिंध के अंदर भी कायम किए जा सकते हैं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी कायम किए जा सकते हैं। ये इन्वायरमेंटली भी इतने कंटेंशियस नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, और ये पॉलिटिकली भी इतने कंट्रोवर्शियल नहीं है। और इससे आप एक पूरा नेटवर्क बना सकते हैं छोटे बड़े रिजर्वायर्स का। जब ये बहुत सारे रिजर्वायर्स पैदा होंगे तो इनमें से आप बिजली भी बना सकते हैं, जो कि आईपीपीज़ की महंगी बिजली से आपको बहुत सस्ती बिजली मिलेगी। इनफैक्ट क्योंकि आप ऑयल डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप हाइड्रो पावर से बिजली बना रहे होंगे, तो उसके नतीजे में ना सिर्फ बिजली सस्ती होगी बल्कि आपकी ऑयल डिपेंडेंसी भी बाहर के मुल्कों पर कम होगी और आपका इम्पोर्ट बिल भी कम होगा, क्योंकि 1/4 आपका इम्पोर्ट बिल बेसिकली आपके तेल के खर्चे पे जाता है। और मज़ीद ये कि ये फ्लड वाटर को ट्रैप कर सकते हैं छोटी जगह के अंदर, और इसके साथ साथ ये कि ये पूरे साल फिर इरिगेशन और स्टोरेज का किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। मज़ीद जो पीक फ्लो आ रही होती है तो उस पीक फ्लो को रिड्यूस कर सकते हैं, लोकल वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, और मज़ीद जो अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स हैं वो भी इसके नतीजे में रिचार्ज हो सकते हैं। तो इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 2, हमें ट्रेडिशनल इरिगेशन और ड्रेनेज सिस्टम को रिस्टोर करना है और उसको एक्सपैंड भी करना है। जैसे मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर इसको निगलेक्ट किया गया, मगर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के अंदर भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की गई। हमारी सारी इन्वेस्टमेंट तो जाती रही फ़ौज के अंदर, डिफेंस के अंदर और मुख्तलिफ़ चीज़ें डेट के अंदर जाती रही, मगर एग्रीकल्चर के अंदर और इरिगेशन के अंदर हमारी वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो इसकी वजह से सब जानते हैं कि हमारी कनाल्स में भी डिटीरिएशन है, हमारी फ्लड एम्बैंकमेंट्स के अंदर भी डिटीरिएशन है, हमारी ड्रेनेज कनाल्स के अंदर भी डिटीरिएशन है। इनफैक्ट जो बहुत बड़े हमारे फ्लड प्लेन्स थे वहाँ पर आबादियाँ वगैरह बना दी गई हैं, उनको ख़राब कर दिया गया है। वो किरदार ही नहीं अदा कर रहे जो वो पहले किया करते थे। तो हमें अपने जो पुराने एंशंट विलेज टैंक्स थे उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनको दोबारा से ज़िंदा करना है। जो अंडरग्राउंड कनाल्स थी, कारेज वगैरह, उनको ठीक करना है, कनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना है। सिंध और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे, पंजाब में तो करते रहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान में बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पे पानी पहुँचता ही नहीं है क्योंकि कनाल्स ही नहीं है। तो हमने बाईपास कनाल्स बनानी है ताकि हम पानी को डाइवर्ट कर सकें, उन एरियाज़ में पानी ले जा सके जहाँ पे जानी नुकसान कम हो, जहाँ पे वो एक्सेस वाटर फ्लो को हम मैनेज कर सकें। इसी तरह से हम अपनी रेजिलियंस बढ़ाएंगे। फ्लड और ड्राउट्स के हवाले से भी हम कम्युनिटी मैनेज्ड वाटर सिस्टम्स को तरजीह देंगे, क्योंकि कम्युनिटी ख़ुद इनको मैनेज करेगी, रियासत इनको फैसिलिटेट करेगी, मगर कम्युनिटी इनको ख़ुद मैनेज करेगी। इस तरह कम्युनिटी ख़ुद भी एम्पावर होगी।
फिर तीसरी बात ये कि वेटलैंड और फ्लड प्लेन की रेस्टोरेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। जितने हमारे नेचुरल फ्लड प्लेन्स थे, जितने हमारे नेचुरल वेटलैंड्स थे, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है, वहाँ पे हाउसिंग बन चुकी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बन चुका है। इसका मतलब ये कि दरियाओं के पास वो स्पेस ही नहीं है कि जब वो ओवरफ्लो होते हैं तो वो फ्लड प्लेन्स में चले जाएं, वो वेटलैंड्स में चले जाएं। वो स्पेस ही हमने ख़त्म कर दी है। दरिया को अपनी स्पेस चाहिए। हम अगर उसकी स्पेस ले लेंगे तो हम दरिया का जो नेचुरल सिस्टम है उसको ख़राब करेंगे। तो हमारी अगर हुकूमत आए तो हम वेटलैंड्स को रिस्टोर करेंगे, हम फ्लड प्लेन्स जोन्स बनाएंगे या उनको रिस्टोर करेंगे जहाँ पे एक्सेस वाटर फैल जाए और उससे जानी नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान ना हो। और इसके साथ साथ ये कि वो क्रॉप्स जो कि फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, जिस तरह राइस आपको पता होना चाहिए एक ऐसी क्रॉप है जो कि फ्लड टॉलरेंट है, यानी कि अगर वहाँ सैलाब भी आ जाता है तो राइस को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइस तो सैलाब में ही बल्कि खड़े पानी के अंदर ही डेवलप होती है। इसी तरह रीड्स, ये भी फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स हैं। तो इनकी डेवलपमेंट जो है अगर हम बढ़ा दें, इनकी काश्तकारी अगर हम बढ़ा दें तो हमें इसमें भी फ़ायदा है। इसके लिए हमें सिर्फ कैश क्रॉपिंग नहीं करनी होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी चीज़ें जो हैं वो लागू करनी होंगी। रियासत को इनको इनकरेज करना होगा। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से डाउनस्ट्रीम फ्लड प्रेशर भी कम होगा, वाटर इकोसिस्टम और जो ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की फैसिलिटी, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब चीज़ें दोबारा से बहाल होंगी। जिसको इन सब चीज़ों को दर हकीकत अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है, कैपिटलिज्म की जो प्रॉफिट मोटिव है वो ख़त्म कर देता है। कैपिटलिज्म का प्रॉफिट मोटिव जो है वो कैश क्रॉपिंग और सिंगल क्रॉपिंग की तरफ जाता है, वो बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। चौथी बात ये कि जो रिफॉरेस्टेशन है और वाटरशेड मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ रिफॉरेस्टेशन के नतीजे में ज़ाहिरी बात है कि हमारी इन्वायरमेंट में फ़ायदा होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में फ़ायदा होगा, तो दूसरी तरफ जिसको हम रन ऑफ या इरोजन कहते हैं, लैंडस्लाइड्स कहते हैं, वो फॉरेस्टेशन से ही कंट्रोल होती है। जहाँ पे दरख्त उगे होंगे वहाँ पे लैंडस्लाइड्स कम होंगी, और जहाँ पे लैंडस्लाइड्स कम होंगी तो वहाँ पे वो जो तेज़ किस्म के टॉरेंट्स बन जाते हैं, जहाँ पूरे पूरे पहाड़ गिर के तो फिर बस्तियों पर आके टूटते हैं, ये चीज़ें भी कम होंगी। ये तमाम चीज़ें डिफॉरेस्टेशन का नतीजा है। और डिफॉरेस्टेशन भी आप जानते होंगे बेसिकली उस कैपिटलिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी का नतीजा, जिसमें प्रॉफिट को देखा जाता है, एनवायरनमेंट की परवाह नहीं की जाती। फिर लार्ज स्केल वाटरशेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, यानी हिल साइड्स को ख़ास तौर पे वहाँ पे आप रिफॉरेस्टेशन करें, आप चेक डैम्स बनाएं, आप टेरेस्ड स्लोप्स बनाएं और सॉइल कंजर्वेशन के लिए काम करें। इससे वाटर फ्लो स्लो डाउन होगा। पानी ने तो आना है मगर वो इतनी तेज़ी से नहीं आएगा, और इन एक्शन से मज़ीद ग्राउंड वाटर भी रेज होता है और लिहाजा इरिगेशन ड्राई मंथ्स में भी मुमकिन होती है। इसके साथ साथ अर्बन फ्लड रेजिलियंस को बढ़ाने का सबसे अहम तरीका ये है कि कराची जैसे शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में सैलाब की डिस्ट्रक्टिव पावर की मेन वजह यह है कि जो शहरों के अपने ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, वो तमाम के तमाम ड्रेनेज सिस्टम्स पहले से ज़्यादा क्लॉग अप हो गए हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं। क्यों कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं? क्योंकि अर्बन प्लानिंग लॉज की किसी को कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ जिसकी का दिल चाहता है वो कब्ज़ा कर लेता है, घर बना लेता है, ये सब कुछ कर लेता है। रियासत ने कोई अर्बन प्लानिंग की ही नहीं। आप देख सकते हैं एक जगह कच्चे घराने, शैंटी टाउन्स, कच्ची आबादियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें हुकूमत ने कभी परवाह ही नहीं की कि वो लोग जो देहातों से शहरों में आ रहे हैं, हमारे घरों में, फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, उनको कोई ना सिर्फ ऐसी हाउसिंग चाहिए जो कि उनके लिए अच्छी हो, बल्कि वो शहर के लिए भी ज़रूरी है, और शहर के अंदर वो फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। उनने कोई हाउसिंग फैसिलिटी अर्बन पुअर को नहीं दी, ना ऐसी कोई फैसिलिटीज़ डेवलप की, मगर वो इतनी कम है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेलम हो गया। लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, लोग इधर रह रहे हैं, लोग उधर रह रहे हैं। तो बहरहाल पूरे का पूरा ड्रेनेज सिस्टम तबाही और बर्बादी का शिकार है, बेसिकली इस वजह से क्योंकि हुकूमत ने वंस अगेन इसमें इंटरफेरेंस नहीं की और ये तमाम मामलात फ्री मार्केट के सपुर्द कर दिए।
तो रिज़ल्ट फिर क्या होना था, वही होना था कि शहरों के अंदर जब पानी आता है तो वो पानी फिर शहरों से निकल नहीं सकता, वो शहरों के अंदर खड़ा हो जाता है, क्योंकि शहरों का अपना ड्रेनेज सिस्टम ठीक काम कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हुकूमतों को परवाह ही नहीं, अर्बन प्लानिंग की परवाह ही नहीं, वो छोड़ रहे हैं मार्केट पे हर चीज़ छोड़ते जा रहे हैं, जिसका जा दिल चाहे जो मर्ज़ी बना ले, जो मर्ज़ी ज़मीन ख़रीद ले, हमने परवाह ही नहीं करनी, हमने को प्लानिंग ही नहीं करनी। तो जहाँ पे प्लानिंग नहीं होगी दोस्तों, तो फिर वहाँ पे यही रिज़ल्ट होगा कि जब ज़्यादा पानी आएगा तो वो आके खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम अर्बन ड्रेनेज सिस्टम को प्लान करें और उसको खोलें, उसको अनक्लॉग करें, और वो हाउसिंग जो पे वहाँ पर बन चुकी है या वो कूड़ा करकट जो वहाँ पे फेंक दिया है और उसकी वजह से भी इतनी क्लॉगिंग हो चुकी है, उन सब चीज़ों को साफ़ करें, लोगों को अच्छी हाउसिंग दें। कितने बेनिफिट्स हैं इसमें? लोगों को अच्छी हाउसिंग देंगे, वो भी खुश, पब्लिक भी खुश, क्राइम भी कम होगी, लोगों की सेहत भी बेहतर होगी, एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। ये जो बिजली की तारें हर जगह केओटिक तरीके से लगी होती हैं, गैस की पाइपें और पानी की पाइपें केओटिक तरीके से लगी होती हैं, ये सब कुछ भी ठीक होगा। लोगों को बेहतर ज़िंदगी भी मिलेगी, और मज़ीद ये कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम है शहर का, वो भी खुलेगा, और जब वो खुलेगा तो उसमें से पानी फ़्लो करेगा, फ़्लो करके तो शहर जल्दी सैलाब से डील करने में कामयाब होंगे, और वो जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है शहरों के अंदर, वो भी कंट्रोल होगा, और जानी नुकसान जो हो जाता है लोगों का, वो भी कंट्रोल होगा। आया कि देखें दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीज़ें लेज़े फेयर कैपिटलिज्म से हल नहीं की जा सकती। इवन वो लोग जो कि लेज़े फेयर कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी और के गीत गाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि प्राइसिंग सिस्टम कभी भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट को अपनी प्राइस में नहीं देखता। अगर आपने इकोनॉमिक थियरी पढ़ी है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्राइसिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट को देखता है, वो पब्लिक कॉस्ट को नहीं देखता। इसको हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, और इसके नतीजे में प्राइसिंग सिस्टम हमेशा उन गुड्स और सर्विसेज को जो कि जिनकी प्राइवेट कॉस्ट कम हो और पब्लिक कॉस्ट ज़्यादा हो, उनको अंडर वैल्यू, यानी उनकी प्राइस कम रखता है। और क्योंकि कम रखता है प्राइस, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उससे इन्वायरमेंट को बड़ा शदीद नुकसान होता है। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर सकता है? इस प्रोसेस को सिर्फ रियासत कंट्रोल कर सकती है। तो मैं वंस अगेन ये कहूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थियरी को आप एक तरफ छोड़ें और देखें अपनी रियलिटीज़ क्या हैं। आपकी रियलिटीज़ ये हैं कि आप अपने फ्लड का सिस्टम और मामलात और पानी के मामलात को हज़ारों सालों से रियासत के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। ये प्राइवेटली मैनेज हो नहीं सकता। आपके जो पुराने कदीम शहर हैं वो रियासती प्लानिंग के तहत बनाए गए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा वगैरह आप देखें, उसमें मुकम्मल एक प्लानिंग है कि जी किस तरह से वो शहर पूरा बनाया जाएगा। आपके एग्रीकल्चर के हवाले से भी हज़ारों सालों से प्लानिंग की जाती थी। आज के जो हमारे प्लानर्स वेस्ट से पढ़ के आते हैं और वहाँ के मॉडल्स यहाँ पर बग़ैर हालात को सोचे समझे अप्लाई कर देते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है वो अगर अपनी तारीख़, अपने क्लाइमेट, अपनी इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो नतीजा आपके सामने होगा। चैरिटी ज़रूर भेजते रहें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हम भी भेज रहे हैं, लोगों की जाकर मदद करें, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर इससे बढ़कर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब तक हम इस निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, अपनी तारीख़ को नहीं समझेंगे, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ महज़ चैरिटी से हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। अगर आपको मेरी बात पसंद आई और इसमें आपको लगा कि कुछ नई बातें थी, तो लोगों के साथ लाजमी शेयर करें और बाएं बाजू को थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि हम, अगर हमारे पास कुव्वत हो, हमारे पास इख्तियारात हों, हमारे पास इक़्तिदार हो, तो हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ़ हमें आपकी हमायत की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।